नमस्कार साथियों, मैं रस लगवंशी स्वागत करता हूं इस रविवार के कार्यक्रम में। साथियों, आज का विषय हमने चुना है समाज, समाजवाद व वर्तमान राजनीति। इस विषय पर आने से पहले एक छोटे से प्रसंग के साथ शुरुआत करते हैं। यह वाकया है फैजाबाद रेलवे स्टेशन का। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और एक शख्स ट्रेन से उतरते हैं और उनके समर्थक और उनके अनुयायी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उनके समर्थकों की नज़र जब उनके पैर पर जाती है तो इस ठिठुरन बड़ी कड़ाके की ठंड में यह शख्स एक साधारण सा चप्पल पहने हुए है। उनके समर्थकों को महसूस होता है कि क्यों ना हम लोग एक जूता इन्हें गिफ्ट कर दें। वो जाते हैं और जूता ला करके गिफ्ट करते हैं, परंतु जब वह देख कर के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह शख्स उस जूते को तो सहृदय के साथ और बड़ी ही नम्रता के साथ स्वीकार तो करता है, परंतु इस जूते को उसी रेलवे स्टेशन पर एक गरीब को या एक भिखारी को गिफ्ट कर देता है। अब यह वाकया किसके जीवन से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं और हिंट देना चाहता हूं आप लोगों को कि भारत में 3 आना बनाम 15 आना की राजनीति करने वाले, स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में एक मजबूत विपक्ष की नींव रखने वाले और साथ ही साथ नेहरू के विरुद्ध इलेक्शन लड़ने का हिम्मत रखने वाले और उन्हें लोहे के चने चबवा देने वाले उस शख्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने नारा दिया था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवाद के सूत्रधार या कहीं न कहीं इस देश के समाजवाद के फाउंडर रहे हैं। जब 1933 में बर्लिन से डॉक्टरेट करने के बाद भारत आते हैं तो भारतीय कांग्रेस में या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रतिभा, उनकी विलक्षण क्षमता को देख करके महात्मा गांधी और नेहरू उनका खुले दिल से वेलकम करते हैं कांग्रेस में, और साथ ही साथ उन्हें कांग्रेस में गठित विदेश मामलों की समिति का सचिव बना दिया जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति या प्रतिभाशाली मनुष्य शुरू से ही खुले ख्यालों का व्यक्ति रहा। उस समय जब हम बात नहीं कर सकते थे इस प्रकार की, उस समय यह व्यक्ति पूरे जीवन भर लिव इन रिलेशन में रहा। इन बातों को बताते समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि देश में इस प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने एक प्रमुख सूत्रधार या प्रमुख रूप में अपनी भूमिका निभाई और साथ ही साथ गोपनीय रह करके, भूमिगत रह करके इन्होंने रेडियो का संचालन किया। और परंतु जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जब हमारे देश के नेता, हमारे देश के बड़े बड़े नेता लाल किले पर जाकर के लाल किले की प्राचीर पर जाकर के झंडारोहण का आनंद उठा रहे थे, उस समय यह शख्स महात्मा गांधी के साथ नोआखली में फैले सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में अपना साथ दे रहा था और यह मैसेज देने का प्रयास कर रहा था कि सच्ची राष्ट्रभक्ति होती क्या है। धीरे धीरे इनका मतभेद होता है कांग्रेस से और 1948 में कांग्रेस छोड़ करके अलग हो जाते हैं और गांधी जी के काफ़ी करीबी हो जाते हैं। और इन्होंने एक बात कही थी कि भारत में 3 प्रकार के गांधीवादी हैं। एक सरकारी गांधीवादी जिससे उनका आशय नेहरू से था, और दूसरे मठाधीश गांधीवादी जिससे इनका संदेश विनोबा भावे से था, और अपने आप को खुद को या अछूत या कुजात गांधीवादी कहते थे और इस बात पे कहते थे कि यही जो कुजात गांधीवादी हैं यही गांधी का कल्याण कर सकते हैं, यही गांधी की विचारधाराओं को आगे ले जा सकते हैं। और इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने भारत में समाजवाद की जो बात कही, जो समानता की बात की, वो अपने आप में अद्भुत थी। वह एक नव समाजवाद की बात करते थे, एक ऐसा समाजवाद जो यथासंभव समाज में समानता लाने का प्रयास करे। और साथ ही साथ इनका यह कहना था कि पूंजीवाद और कम्युनिज्म ये दोनों जुड़वे भाई हैं, दोनों ही शोषण के मूल हैं। जिस प्रकार से पूंजीपति अपनी पूंजी को बढ़ा करके, अपने साम्राज्य को बढ़ा करके एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूंजीवाद से साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ता है, वह कहीं न कहीं वो देश के लिए घातक होता है। वही स्थिति होती है कम्युनिज्म में या वामपंथ में कि वह अपनी जड़ें मजबूत करके कहीं न कहीं जो सर्वहारा की बात करता है या फिर समानता की बात करता है या साम्यवाद की बात करता है, उसका अंत या उस आगे बढ़ कर के वह जनता के शोषण में जुड़ जाता है। जैसा कि आप चीन और रूस में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर अधिनायकवादी शक्तियाँ पूरे देश का शोषण कर रही हैं। वही दूसरा उदाहरण आपको अमेरिका और पश्चिमी देशों के
पूंजीवाद में मिलेगा, वहाँ भी आम जनता और पूंजीपतियों के बीच इतना वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आज भी अमेरिका में 1% बनाम 99% की राजनीति खेली जा रही है। 1% लोगों के पास कितने सारे संसाधन देश के इकट्ठा हो गए हैं, उतना 99% लोगों के पास नहीं है। तो ये बातें बताते हुए लोहिया इस बात से जोर देते हैं कि हमें इस देश से समता मूलक समाज की स्थापना करनी होगी, इस देश में जाति विहीन समाज की स्थापना करनी होगी। और साथ ही साथ उनका तो विजन बहुत ही ऊपर था, वह एक वैश्विक सरकार की भी बात करते हैं। लोहिया का मानना है कि जब तक महिलाओं को उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, उनके हक नहीं दिए जाते हैं, तब तक इस देश में या पूरी दुनिया में हम एक अन्याय विहीन समाज नहीं स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज की बात की जाए तो आज भी उनकी बातें रिलेवेंट हैं और कहीं न कहीं ये बातें हमारे समाज को पीड़ा पहुंचाती हैं कि आज भी हम कितने स्तरों में बटे हुए हैं। हम उन मुद्दों पे फंसे हुए हैं जिनका एक आम आदमी के बारे में सोचने का विचार ही नहीं होता है। आज हम फंसे हुए हैं उन प्रकार के मुद्दों में जो हमारे मूल मुद्दे से हमें पीछे कर देते हैं। लोहिया इस राजनीति के सदा विरोधी थे। उन्होंने 1963 में जब जीत करके इलेक्शन उप चुनाव जीत करके वो जब लोकसभा में पहुंचते हैं तो उनकी कई बार नेहरू से ज़बरदस्त डिबेट होती है, ज़बरदस्त बहस होती है, जहां पर वह इस बात को तथ्यों के साथ प्रमाणित करते हैं कि प्रधानमंत्री का एक दिन का खर्च 25,000 रुपये है और एक गरीब आदमी, इस भारत के गरीब आदमी का एक दिन का खर्च 3 आने से कम है। और यहाँ तक वो कहते हैं कि नेहरू तुम्हारे कुत्ते का प्रतिदिन का जो खर्च है वह भारत के आम नागरिक के खर्च से भी ज़्यादा है। इस प्रकार की बातें जो नेहरू को हिला देती हैं। नेहरू वह स्थितियाँ आज भी मौजूद हैं। जब हमारे देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब भी आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जिन्हें प्रधान सेवक जो श्रोता को कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनके खर्चे भी असीमित हो गए हैं। अब एक देश के प्रधानमंत्री को चलने के लिए 8,000 करोड़ के विमान की आवश्यकता पड़ती है। हमारा देश अमेरिका के समतुल्य न पहुंच सके कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो शासनाध्यक्ष है, हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, वह अमेरिकी राष्ट्रपति के बराबर के विमान में चलेगा। आज भी वह बातें प्रासंगिक हैं, आज भी वो समस्याएं जीवंत हैं, आज भी वो दिक्कतें। तो इसका समाधान आपसे होता है। आपको समझना होगा कि हम क्यों इन प्रकार के जालों में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ मैं उन 3 वाक़यों की बात करना चाहता हूं जिनके माध्यम से इस देश को बदलने की भागीरथी के प्रयास से गंगा निकलने वाली थी। वो भागीरथ थे हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने 1948 में गांधी जी से मिलने के बाद गांधी जी ने उनसे कहा मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि वह ज़रूरी बात है, ज़रूरी योजना जमीन पर आती उससे पहले ही 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, गांधी जी का देहांत हो जाता है। और उसके बाद 1955 में वह समय आता है जब अंबेडकर के साथ मिलकर के लोहिया प्रयास करते हैं कि देश में दलितों को, कमज़ोरों को एक वर्चस्व या एक स्थान दिया जाए, समाज में एक अधिकार दिया जाए, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको अवश्य दिया जाए। लेकिन फिर दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा और उनने अंबेडकर साहब की मृत्यु हो जाती है। और अंबेडकर साहब हमेशा लोहिया के समर्थक रहे और उन्होंने लोहिया को एक विलक्षण और एक अद्भुत नेतृत्व की क्षमता वाला व्यक्ति के रूप में अलंकृत किया। अब तीसरा वाकया मैं बताना चाहूँगा 1966 का। 1966 में जयप्रकाश नारायण और लोहिया आपस में प्लान करते हैं कि हमें इस देश की समस्याओं पर एक बार फिर एकजुट होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता है और 12 अक्टूबर 1966 को लोहिया इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो देश में क्रांति लाने का प्रयास हुआ, जो समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास हुआ, वह कहीं न कहीं विफल रहा। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में कहा जाता है वह देखो भविष्य पुकार रहा, वह दलित देश का त्राता है, वह दलित देश का त्राता है, सपनों का दृष्टा जयप्रकाश, सपनों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। एक दूसरे समाजवादी आंदोलन के प्रणेता, समाजवादी आंदोलन के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण की मैं बात करना चाहूँगा। जयप्रकाश नारायण के जीवन को हम जब देखते हैं तो हम समझते हैं कि शुरुआत में वो कट्टर मार्क्सवादी थे, कट्टर कम्युनिज्म के समर्थक थे और उस देश में सर्वहारा की बात करते थे और संपूर्ण रूप से परिवर्तित करना चाहते थे व्यवस्था को, उसके लिए हथियार ही क्यों न उठाना पड़े। लेकिन उसके बाद जब गांधी के संपर्क में आते हैं, महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं, तो
जेपी, जिन्हें शॉर्ट में जयप्रकाश को जेपी कहा जाता है, वो अपने आप को बिल्कुल बदल लेते हैं और सर्वोदय क्रांति से जुड़ जाते हैं, सर्वोदय आंदोलन से जुड़ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस देश में जब तीसरा फेज आता है 1974-75 के आसपास का, तो एक नया जयप्रकाश इस दुनिया को देखने को मिलता है, जिसने संपूर्ण क्रांति की बात की, पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया, और जिनका कहना सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं एक ऐसे दल विहीन समाज की स्थापना, राष्ट्र की स्थापना करना चाहता हूं जहां पर लोगों की समस्याएं आगे रहें और इस देश में सारी क्रांतियां लाने का प्रयास किया जाए, चाहे वह सामाजिक क्रांति हो, चाहे वह जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्रांति हो, चाहे वह आर्थिक क्रांति हो, चाहे वह इलेक्टोरल रिफॉर्म की राजनीति हो, और चाहे वह समाज राजनीतिक क्रांति हो। इस संपूर्ण क्रांति में उन्होंने देश की सारी समस्याओं को समाधान का जो सपना देखा था, उसके लिए उन्होंने जिया। और कई बार उनका इंदिरा गांधी से बहस हो गई। एक बार इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था एक मुलाकात में जेपी से कि कभी देश के बारे में भी सोच लिया करिए। तो जेपी ने कहा, मैंने इस जीवन में देश के अलावा किया ही क्या इंदु, इस देश के अलावा मैंने सोचा ही क्या देश के बारे में। और उसके बाद 5 जून 1975 को कौन भूल सकता है, जब भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, गांधी मैदान पटना का बिल्कुल खचाखच भर गया था लोगों से, और तब जेपी ने कहा था कि मैं संपूर्ण क्रांति को आह्वान करता हूँ, इसमें हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर समाज के हर तबकों को जुड़ना होगा, तब हम इस देश को एक वह स्थान दे पाएंगे, वह स्थिति में ले जाएंगे जो देश की मूल समस्याएं हैं, उससे हम देश को निजात दिला पाएंगे। जेपी कहते थे कि हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बचना होगा, जैसा कि उन्होंने जीवन में प्रदर्शित भी किया। 1952 के मंत्रिमंडल में उन्हें आमंत्रित किया गया था, यहाँ तक कि उनको ऑफर दिया गया था नेहरू जी के द्वारा कि मैं तुम्हें उप प्रधानमंत्री बना दूंगा। साथ ही साथ 1962-63 में जब हमारे देश ने करारी शिकस्त झेली थी चीन के विरुद्ध, तो कांग्रेस ने उन्हें ऑफर दिया था, नेहरू ने खुद ऑफर दिया था कि तुम चाहो तो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति बनने, प्रधानमंत्री बनने की कोई रुचि नहीं है, मैं लोगों के बीच रह करके लोगों की सेवा करना चाहता हूं, मैं उन लोगों से जुड़ना चाहता हूं जो इस देश के असली नागरिक हैं, जो इस देश के, या यूँ कहा जाए वर्तमान में भारत के नागरिक हैं। उन्होंने भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ जुड़ करके अपने जीवन को समर्पित करने का निर्णय लिया, न कि राजनीति में जाकर के बड़े बड़े पदों पर बैठकर मंत्री या विधायक जैसे पदों को सुशोभित कर यह सपना देखा। यह व्यक्ति यदि देखा जाए तो जब मैं जेपी के बारे में पढ़ता हूं तो कहीं न कहीं इस देश में यह दूसरे गांधी कहे जाते हैं। इनका प्रभाव और इनके इस आभा मंडल का लाभ उठा करके तो सभी ने मिलकर के एक जनता पार्टी बना करके इंदिरा गांधी को तो हरा दिया, लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ छलावा हुआ। 1973 में जब भारत में आम चुनाव होते हैं तो इंदिरा गांधी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ती है, परंतु उसके बाद जो सत्ता लोलुप लोग सत्ता में आते हैं, मोरारजी देसाई जैसे लोग, उन लोगों ने इन्हें हमेशा के लिए भुला दिया। और जब पटना में बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में आ जाते हैं जेपी, तो मोरारजी देसाई से जब चंद्रशेखर कहते हैं कि चलो पटना में मिल लेते हैं जयप्रकाश से, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वही मोरारजी देसाई जिनको इन्होंने प्रधानमंत्री बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया था, जिनको प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करवाया था, उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो गांधी को देखने नहीं जाता था, मैं गांधी से मिलने नहीं जाता था, तो ये किस खेत की मूली हैं। तब जब उन्हें याद दिलाया गया, चंद्रशेखर ने कहा, अरे जेपी आंदोलन की उपज हो तुम, तो उन्होंने कहा जेपी आंदोलन ये क्या है, ये तो हम सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास था। तो कहीं न कहीं राजनीति हमेशा अच्छे व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को ठगती है, उसके साथ धोखा करती है। जो 1947-48 में गांधी जी के साथ हुआ, वो 1977 में कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण के साथ भी हुआ। ये स्वार्थपरक लोग होते हैं जो स्वार्थ से राजनीति में प्रवेश करते हैं, इसको अपना पेशा बनाकर राजनीति में प्रवेश करते हैं, वो हमेशा आम जनता को ठगते हैं। जैसा कि जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्यों के साथ भी वही है। चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वह नीतीश कुमार हों, चाहे वह सुशील कुमार मोदी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, या अन्य दलों में जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल हो गई हैं, जो लोहिया का समाजवाद था, जो जेपी का समाजवाद है, वो बहुत पीछे हो गया है। आज स्थिति ये हो गई है कि समाजवाद को एक परिवार में बांध दिया जा रहा है। मुलायम सिंह की मैं बात करना चाहूँगा, तो कहीं न कहीं इन्होंने परिवार में ही सारा समाजवाद समाहित कर दिया है।
लालू प्रसाद के साथ भी वही बात है, वही बात रामविलास पासवान के साथ है कि एक परिवार को आगे ले जाने के लिए वह सारा विचार पीछे रह गया, जिस विचार ने इन लोगों को जन्म दिया, इन लोगों को इन स्थानों पर पहुंचाया कि यह इस देश के भाग्य विधाता बन सके। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने जेपी के आंदोलन से अपने आप को आगे लाया, जो जेपी के लिफाफे से, जेपी के पॉकेट से निकले, उन्होंने ही जेपी को और लोहिया को ठगा। और वर्तमान में जो हमारे देश में समाजवाद की बात की जाती है, वह समाजवाद कहीं भी दूर दूर तक लोहिया के दर्शन से, लोहिया की सोच से और जयप्रकाश के कर्म से, जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति के आसपास नहीं फटकता है। जो हम गरीब की बात करते हैं, आज सारी नेतृत्व जो होते हैं वह उन्हीं परिवारों में तलाशे जाते हैं। ये पूरा परिवार मठाधीश हो जाता है और सारे निर्णय, सारे विचार अपने में केंद्रित हो कर देता है। लोहिया तो हमेशा विकेंद्रीकरण की राजनीति के समर्थक रहे हैं। उन्होंने हमेशा विकेंद्रीकृत राजनीति का साथ देने का प्रयास किया है। इस विश्व में इस प्रकार का, या भारत में नहीं पूरे विश्व में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि गाँवों से विकास होना चाहिए, गाँव को हम इतना आत्मनिर्भर बना दें, गाँव को हम इतना स्वावलंबी बना दें कि वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के इंजन बन जाए। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति इस देश की व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदा देते हैं, बड़े बड़े चुनावों में वह अपना आर्थिक सहयोग देते हैं और उसके बाद जो पार्टी सत्ता में आती है उसका अपने हित में प्रयोग करते हैं। इन सब वजहों से एक आम आदमी, एक आम नागरिक पीछे रह जाता है। यदि मैं बिहार चुनाव की बात करूं तो वर्तमान में जेपी आंदोलन से उत्पन्न होने वाले लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं सत्ता में आने के बाद 10 लाख नौकरियां दूंगा। तो लोगों को पूछना चाहिए, तो आपके पास वह सारे संसाधन आएंगे कहाँ से कि आप 10 लाख नौकरियां देंगे? समस्या यह होती है कि हम सवाल नहीं करते हैं, हम अपने राजनीतिकों से सवाल नहीं करते हैं, हम रियल सवाल नहीं करते हैं कि आखिर जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप घोषणा कर रहे हैं, उनको पूरा करने के पीछे आपके पास लक्ष्य क्या है, उनको पूरा करने की रूपरेखा आपके पास कहाँ पर है। इन्हीं सब बातों से हम फंस जाते हैं और फिर उसी अंधेरी गुफा में 5 साल के लिए चले जाते हैं कि हम सिर्फ तड़पते रहते हैं, हम सिर्फ दम अपना सांस बचाए रहते हैं और यह राजनीति की फिर वही मलाई पूरी करते रहते हैं। आज भी इस देश में 3 आने बनाम 15 आने की राजनीति उतनी ही जीवंत है जितना उस समय 1962-63 में जीवंत थी। आज भी गरीब उतना ही परेशान है जितना उस समय हुआ करता था। चाहे जितने भी नारे लगाए गए, चाहे जितने भी स्लोगन डाले गए, लेकिन देश की परिस्थितियाँ इतनी बदल नहीं पाई हैं। आज भी ज़मीन पे आप जाइए तो गरीबी का, आप चले जाइए बिहार चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आज भी देश की समस्याएं जीवंत हैं, क्योंकि हमने अभी तक लोहिया और जेपी के सपनों को, उनके विचार को जीवंत नहीं किया है। उनके अनुयायियों ने परिवारवाद को बढ़ाया है। यह कहीं न कहीं हमारे लिए एक समस्या का विषय है जिसका समाधान हम आप में तलाशते हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। क्यों नहीं एक ऐसे नेतृत्व को आप आगे ला सकते हैं, ऐसे साफगोई और अच्छे चरित्र के लोगों को आगे ला सकते हैं जो देश को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से इस देश में हम धनबल की राजनीति करते हैं, बाहुबल की राजनीति बढ़ रही है, निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जो इस देश के बारे में सोचता है, देश के लिए जीता हो, वह राजनीति में नहीं आ सकता है, वह देश में सुधार नहीं करा सकता है। तब जब हम ऐसे लोगों को राजनीति में आगे ले आते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं होता है, वह 1 महीने सिर्फ वोट के लिए लोगों के बीच रहते हैं, फिर उसके बाद 59 महीने 60 महीने होते हैं 5 साल में, तो 59 महीने वो अपने पुराने जीवन में, उसी जीवन में चले जाते हैं जिसके लिए वह अपना 1 महीना लगाते हैं। तो यह एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, पैसे में वोट खरीदे जाते हैं और हम वोट बेचते भी हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पीछे होते जाएंगे। और जो समाजवाद की अवधारणा इस देश में लाई गई थी कि अधिक से अधिक एक गरीब और एक अमीर के बीच 1/1:10 या 1:10 का अंतर होना चाहिए, वह कभी ज़मीन पर नहीं हो पाएगा। आज वही परिस्थितियां हैं, आज वही समस्याएं हैं जो उस समय थी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट करना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा और जाति धर्म की राजनीति से ऊपर इस राष्ट्र को रखना होगा। और जो राजनीतिक सुगुफे हमारे राजनीतिकों द्वारा हमें जाल में फंसाने के लिए भेजे जाते हैं या प्लान किए जाते हैं या सुनियोजित किए जाते हैं, उनसे अपने आप को बचाना होगा।
इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका साथी रसल रघुवंशी आपसे विदा लेता हूं। साथ ही साथ आप लोगों से उम्मीद करता हूं यदि मेरी बातें आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, उस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।